आज हम भारतीय संविधान की आत्मा को छूने वाले कुछ बेहद जरूरी अदालती फैसलों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास ये लैंडमार्क केस कानूनों की एक सूची है और मकसद है समझना कि कैसे इन फैसलों ने न सिर्फ कानून बदला बल्कि हमारे अधिकारों और समाज को मतलब एक नई शक्ल दी है। बिल्कुल। ये वो नगीने हैं जिनसे संविधान का असली मतलब निखर कर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये सूची दिखाती है कि संविधान सिर्फ एक छपा हुआ टेक्स्ट नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे अदालतों ने समय के साथ मतलब सांसें दी हैं। ये फैसले बताते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कैसे विकसित हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की। केशवानंद भारती केस 1973 वाला, इसका जिक्र तो हमेशा आता है। जी। ये इतना अहम क्यों है, मतलब क्या खास था इसमें? केशवानंद भारती में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। अच्छा। अब ये ढांचा क्या है, ये समय समय पर अदालत तय करेगी। अच्छा, तो मतलब एक सीमा लगा दी संसद की शक्ति पर। बिल्कुल, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और ये सिर्फ एक कानूनी सीमा नहीं थी, ये दिखाता है कि संविधान संसद की इच्छा से भी ऊपर है, एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की गारंटी है। इससे पहले गोलकनाथ केस भी था शायद, 1967 वाला। हाँ, गोलकनाथ ने तो मौलिक अधिकारों में संशोधन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। केशवानंद ने उसे थोड़ा बदला, पर ये बुनियादी ढांचे वाला सिद्धांत स्थापित किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया। और फिर अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार, इसकी व्याख्या तो लगता है लगातार फैलती गई है। हाँ, ये अनुच्छेद तो जैसे संविधान की जान है। मेनका गांधी केस 1978 का, उसने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया बना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये कि वो प्रक्रिया उचित, न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इसने असल में ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत को भारतीय कानून में ला दिया। तो प्रक्रिया ही काफी नहीं, प्रक्रिया का न्यायपूर्ण होना जरूरी है। अच्छा। और हाल के सालों में इसने और क्या रूप लिए हैं? हाँ, इसी अनुच्छेद 21 की मतलब छत्रछाया में बहुत बड़े फैसले आए। पुट्टस्वामी केस 2017 का। हाँ, निजता वाला। जी, उसने कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा। तो निजता अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि हमारा संवैधानिक हक है। ये तो बहुत बड़ा असर डालता होगा। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर सरकारी नीतियों तक हर चीज पर। और फिर देखिए कॉमन कॉज केस 2018 वाला। हाँ, उसने गरिमा के साथ मरने का अधिकार, मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी को मान्यता दी। इसमें पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल की इजाजत शामिल है। बाप रे। तो आप देख सकते हैं कैसे अनुच्छेद 21 का दायरा गरिमा, निजता, स्वायत्तता, इन सब तक फैल गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 पर, यानी बोलने की आजादी। इस पर भी कुछ अहम मामले दिखते हैं लिस्ट में। हाँ, श्रेया सिंघल केस 2015 का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किया गया था। हाँ, वो ऑनलाइन कमेंट्स वगैरह से जुड़ा था शायद। जी, कोर्ट ने माना कि ये कानून बोलने की आज़ादी पर मतलब गैर जरूरी और बहुत अस्पष्ट किस्म की रोक लगाता था। ठीक है। और एक और दिलचस्प मामला है बिजॉय इमैनुअल 1986 का। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें कोर्ट ने कहा कि बोलने की आज़ादी में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। वो राष्ट्रगान के समय चुप खड़े रहने वाले कुछ छात्रों का केस था। ओहो, ये तो वाकई दिलचस्प है। चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। अच्छा, अब समानता और सामाजिक न्याय की बात करें। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। यहाँ कौन से मुख्य पड़ाव रहे? हाँ, इस क्षेत्र में तो कई मील के पत्थर हैं। इंदिरा साहनी केस 1993 वाला। हाँ, मंडल केस। जी, मंडल केस भी कहते हैं। इसने आरक्षण पर वो 50% वाली सीमा तय की और ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। क्रीमी लेयर मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि जो वाकई पिछड़े हैं उन तक लाभ पहुंचे। ठीक है। और फिर पहचान और अधिकारों को लेकर भी बड़े कदम उठाए गए हैं हाल में। हाँ, बिल्कुल। नालसा केस 2014 में उसने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के तौर पर कानूनी मान्यता दी और उन्हें सारे मौलिक अधिकार दिए। बहुत जरूरी फैसला था ये। जी। और फिर नवतेज जौहर केस 2018 में, जिसने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को खत्म किया।
कोर्ट ने माना कि ये समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला था। और सबरीमाला मामला भी इसी कड़ी में आता है फिर। हाँ, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 या सबरीमाला मामला, इसमें कोर्ट ने माना कि कुछ खास आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना लैंगिक भेदभाव है। समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। जी, मौलिक अधिकारों के खिलाफ। हालांकि इस पर पुनर्विचार याचिकाएं अभी लंबित हैं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे अधिकार संविधान देता है, लेकिन इन्हें लागू करवाने का काम तो न्यायपालिका का है। सही कहा। और यहीं पर सवाल उठता है उसकी अपनी स्वतंत्रता का, खासकर जजों की नियुक्ति के मामले में। इस पे भी काफी बहस रही है। हाँ बिल्कुल, इसी स्वतंत्रता को लेकर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काफी मंथन हुआ है। दूसरे जजेस केस 1993 और तीसरे जजेस केस 1998 ने कॉलेजियम सिस्टम स्थापित किया। कॉलेजियम सिस्टम, आसान शब्दों में क्या है ये? आसान शब्दों में इसका मतलब था कि जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम जज चीफ जस्टिस समेत करेंगे। अच्छा, ताकि कार्यपालिका का दखल कम हो। जी हाँ, मुख्य उद्देश्य यही था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना। हालांकि इस कॉलेजियम व्यवस्था पर पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते रहे, है ना? ये बात सही है। पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर इस पर हमेशा बहस होती रही है। इसी पृष्ठभूमि में 2014 में सरकार एक कानून लाई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC। हाँ, सुना था इसके बारे में। ये कॉलेजियम को बदलने वाला था, लेकिन फिर आया चौथा जजेस केस 2015 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को ही असंवैधानिक करार दे दिया। अरे क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है। अच्छा, तो फिर से बुनियादी ढांचे का सिद्धांत काम आया? बिल्कुल, तो कॉलेजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया। तो इन चंद मिसालों से ये बिल्कुल साफ है कि अदालतें कैसे संविधान को सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं रहने देती। जी नहीं, बल्कि उसे समाज की बदलती सच्चाइयों और जरूरतों के हिसाब से लगातार जिंदा रखती हैं, उसकी व्याख्या करती रहती हैं। और ये सफर देखिए जारी है। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि भविष्य की सामाजिक और तकनीकी चुनौतियां, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिकार या जलवायु परिवर्तन से जुड़े दायित्व, ये सब संविधान की कैसी नई व्याख्याओं को जन्म देंगी। हाँ, ये तो है। ये एक सतत संवाद है जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखता है। हमारे लिए सोचने की बात शायद ये हो सकती है कि भाई आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी बड़ी सामाजिक या तकनीकी चुनौती होगी जो संविधान की एक नई, शायद आज हम सोच भी न पाएं, वैसी व्याख्या की मांग करेगी।